मेरे से बड़ा दुकान का नेटवर्क किसी के पास नहीं है। तो हम भी बना लेंगे। फाइट नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडे हम हैं। हाय, मेरा नाम अमन गुप्ता है। आई एम द को-फाउंडर ऑफ बोट। नाम तो सुना ही है। आज की वीडियो के अंदर शार्क टैंक इंडिया के ब्रांड बिल्ड करने वाले शार्क अमन गुप्ता के ब्रांड के बारे में बात करने वाले। अमन गुप्ता का ब्रांड बोट जो कि मात्र 5 से 6 साल पुराना है और अभी 2200 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर है एंड इट इज कमिंग अप विथ एन आईपीओ। तो मात्र 5 से 6 सालों के अंदर बोट ऐसा फर्स्ट इंडियन D2C ब्रांड बन चुका है जिसने 1500 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है और 2020 के अंदर इनका रेवेन्यू 700 करोड़ था और 2021 के अंदर वो रेवेन्यू जंप करके 1500 करोड़ होगा जो कि 2.2x इंक्रीज है रेवेन्यू के अंदर। एंड डेस्पाइट ऑफ पेंडेमिक जहां पे दूसरी कंपनीज के सेल्स एंड प्रॉफिट्स डाउन हो रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे, वहां पे बोट ने 61% का प्रॉफिट रजिस्टर किया और पूरे इंडियन TWS इंडस्ट्री के अंदर बोट का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, दैट इज अबाउट 35.8%। उसके बाद में है रियलमी, एप्पल, नॉइज वगैरह। तो इतनी सारी अमेजिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी कैसे? तो भाई साहब हमको ये तो पता चल गया इंडियन मार्केट के अंदर बोट की पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी एंड ऑलरेडी प्रॉफिटेबल एंड एक सस्टेनेबल ब्रांड है जैसे कि अमन गुप्ता बोलते हैं शार्क टैंक के अंदर। तो आज हम बात करने वाले बोट का आईपीओ आने वाला, तो हम एज अ इन्वेस्टर या फिर एज अ स्टूडेंट्स हु आर पैशनेट अबाउट बिजनेस एंड स्टार्टअप्स या फिर मार्केटिंग के अंदर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहो बोट की स्टोरी को कि इसके बिजनेसेस और अच्छे कैसे हो सकते हैं, इन्होंने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज की जिससे वो आज इस लेवल पे पहुंचे और अभी भी इसके अंदर क्या वीकनेसेस है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मार्केट के अंदर वाइब है कि बोट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअली इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड नहीं होते, तो ये मेक इन इंडिया के अंदर आता है या फिर नहीं आता, या फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग बाहर है तो इसके क्या रीजंस है, क्या ये चाइनीज प्रोडक्ट है। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं बोट की स्टोरी के अंदर जो कम लोगों को पता है, तो वो सारी चीजों को आज हम कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुकुल। अगर आप इस चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर यूनिक एंड अमेजिंग कंटेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंड स्टार्टअप। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बस जब बोट लॉन्च हुआ था उस टाइम इंडिया के अंदर है ना, मार्केट के अंदर एक ऐसा कोई ब्रांड नहीं था जो अफोर्डेबल हो और अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हो कस्टमर्स को ईयर वियर्स के अंदर। मतलब जो ईयरफोन्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, ये सारे जो प्रोडक्ट्स थे ना, ये लोग यूजुअली क्या करते थे, या तो चाइनीज प्रोडक्ट्स होते थे जो हमारे लोकल शॉप्स के ऊपर मिलते थे 200, 250, 300 रुपए के, या फिर एकदम ही हाई रेंज के अंदर मिलते थे वो जो मतलब जो मिड रेंज वाला सेगमेंट था, अफोर्डेबल सेगमेंट था, वहां पे ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स नहीं थे जो एक अच्छी मार्केटिंग के साथ में उन्होंने अपने ब्रांड को पोजीशन कर रखा हो मार्केट के अंदर। तो उस जगह पे बोट ने एंट्री ली थी। मैं आपको स्टोरी के अंदर थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। 2015-16 के आसपास में क्या था, बहुत सारे प्राइस बैंड्स के अंदर अपन है ना ब्रांड्स को देख सकते हैं। तो जो हमारा ईयर वियर का मार्केट था उसके अंदर एकदम प्रीमियम जो प्राइसिंग थी उसके अंदर या तो एप्पल था या फिर बोस था, ये दो ही ऐसे ब्रांड्स थे। इसके अंदर 15 से 20 हजार की रेंज के अंदर ये प्रोडक्ट्स मिलते थे। और उसके बाद में आते हैं प्रीमियम ब्रांड्स। प्रीमियम ब्रांड्स के अंदर या तो JBL मिल जाता था आपको जो 10 से 15 हजार रेंज के अंदर आ जाता, और JBL भी काफी ज्यादा प्रीमियम था। मतलब फैमिली मेंबर के अंदर किसी दूर के रिश्तेदार के पास JBL के स्पीकर्स होते थे, ऐसा लगता था कि भाई साहब क्या खतरनाक चीज है इसके पास में, मतलब महंगे लोगों की बातें थी वो। फिर 5 से 10 हजार के अंदर भी कुछ एक दो ब्रांड्स थे, पर जो 1000 से लेके 5000 की रेंज थी ना, उसके अंदर बहुत रेयरली अपन को ऐसे ब्रांड्स दिखते थे जो एक्चुअल में हमको ऐसा फील हो कि हम ब्रांड की कोई चीज ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा फील ही नहीं होता था कि उसके अंदर कोई प्रीमियम क्वालिटी है या फिर कोई एक ऐसी स्टाइल है जिसे हम वो पैसे लगा रहे हैं तो हमको वर्थ फील होती है ऐसी। तो ऐसा कोई ब्रांड उस टाइम मार्केट में एक्चुअली था ही नहीं। अगर हम ईयरफोन्स वगैरह लेते थे या तो मोबाइल के साथ में आते थे, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, चीप क्वालिटी के होते थे, या फिर अपन जो लोकल शॉप्स होते वहां से लेके आते तो वहां पे यूबॉन वगैरह ऐसे जो छोटे मोटे ब्रांड्स होते 200-300 रुपए की रेंज के अंदर जो प्योरली चाइनीज ब्रांड्स थे, उनके ऊपर मार्केटिंग, लेबलिंग, हर चीज चाइनीज ब्रांड्स की थी। तो हम या तो वो परचेज करते थे या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए थे मीवी वगैरह के, हम उनको ले लेते थे, पर इतना ज्यादा कोई लीडिंग ब्रांड उसमें था नहीं। तो उस टाइम अगर मैं कंक्लूड करूं तो 3-4 ऐसे ब्रांड्स थे जैसे मीवी हो गया, स्कल कैंडी हो गया और नॉइज हो गया, फिर आया बोट एक। अब बोट ने ना अपने जो कॉम्पिटिटर्स थे, ये मीवी हो गया, स्कल कैंडी, नॉइज, इन सबको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कैसे बीट किया इसके बारे में देखते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया बोट ने एंट्री ली थी अफोर्डेबल प्राइसिंग वाले सेगमेंट के अंदर। मतलब जो एक एवरेज इंडियन है उसको प्रीमियम क्वालिटी के ईयर वियर्स कैसे मिल सकते हैं, उसको प्रीमियम क्वालिटी के जो ऑडियो डिवाइसेज है वो कैसे मिल सकते हैं, उसके ऊपर बोट ने फोकस किया था। तो बात करते हैं बोट ने ऐसी क्या मार्केटिंग यूज की, अमन गुप्ता ने ऐसी क्या मार्केटिंग यूज की बोट के लिए जिससे कि ये प्रोडक्ट है जो इतना अच्छा पोजीशन के अंदर आया मार्केट में। सबसे पहले बोट ने अपने आप को एज अ लाइफस्टाइल ब्रांड प्रेजेंट किया, ना कि एज अ ऑडियो स्पीकर
ट्रैकर बेचने वाली कंपनी, जैसे नॉइज़ या फिर जितने भी दूसरे ब्रांड्स थे, मेवी हो गए या फिर बोल्ट एक इंडियन कंपनी दूसरी, ये सारे ब्रांड्स क्या थे, हमको ऐसा फील होता था यार ये तो ऑडियो कंपनी है या फिर ऑडियो स्पीकर्स ऑडियो डिवाइसेज ये बेचती है। पर बोट ने उसके अंदर क्या किया, जो प्रोडक्ट्स थी ना उसकी डिज़ाइन पे बहुत फोकस किया, बहुत अच्छी स्टाइल डाली डिज़ाइन के अंदर, यूथ के अकॉर्डिंग उन्होंने फीडबैक लेके डिज़ाइन के अंदर इंप्रूवमेंट्स किए और उसको एज ए लाइफ स्टाइल ब्रांड पोजीशन किया। अपने आप को लाइफ स्टाइल ब्रांड पोजीशन करने के लिए बोट ने सोशल मीडिया का यूज़ किया, सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी कूल कैंपेन्स की जिसके अंदर स्टाइल को इन्होंने ऐड किया हर चीज़ के अंदर। लैक्मे फैशन वीक के अंदर मशाबा गुप्ता जो कि सेलिब्रिटी डिज़ाइनर, उनके साथ में कोलैबोरेट करके बहुत ही फंकी और वाइब्रेंट कलर्स वाले हेडफोन्स और ईयरफोन्स को डिज़ाइन करवाया, जहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ थे वो रैंप वॉक के ऊपर बोट के हेडफोन्स पहन के वॉक कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, लैक्मे फैशन वीक के अंदर भी बोट एक एज अ लाइफ स्टाइल ब्रांड प्रेजेंट हो गया। तो यूथ को ऐसा फील होने लगा कि यार एक हमारी फैशन एक्सेसरी है, जैसे हम गोगल्स पहनते हैं या फिर कैप पहनते हैं तो हम एज अ फैशन उनको यूज़ करते हैं। तो लोगों को उन्होंने ये फील करा दिया कि यार आप एक फैशन प्रोडक्ट ले रहे हो हमसे, आप एक ऑडियो स्पीकर या फिर ऑडियो से रिलेटेड कोई डिवाइस नहीं खरीद रहे हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने की थी। उसके बाद में जो बोट ने अपने आप को दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से हटने के लिए, हट के दिखाने के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के बहुत ही अमेजिंग लेवल के ऊपर इन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छे से समझ लिया कि यार हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो 16-17 साल के बच्चों से लेके 25-30 साल तक के जो लोग हैं वो सारे हैं। अब इनके जो इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, या तो स्पोर्ट्स के अंदर होंगे या बॉलीवुड के अंदर होंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती है, या तो यूथ का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा क्रिकेट के अंदर है या फिर यूथ का इंटरेस्ट है जो बॉलीवुड की तरफ है सबसे ज़्यादा। तो इन्होंने क्या किया, जो हार्दिक पांड्या हो गया, KL राहुल हो गया, इन सबको इन्होंने एज अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और इन सबके साथ में अपनी कैंपेन्स निकाले। स्पोर्ट्स के अलावा बॉलीवुड के अंदर जैकलिन फर्नांडीज है, कैरली आडवाणी, इन सबके साथ में कोलैबोरेट किया, इनको अपने ब्रांड के साथ में इंटीग्रेट किया, जिससे भी जो इनकी टीयर 2 टीयर 3 सिटी के अंदर ऑडियंस थी वो सोशल मीडिया के थ्रू जो कैरा के पोस्ट या फिर जैकलिन के पोस्ट है उनके थ्रू डायरेक्टली बोट की जो बात है वो हर एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी वाले बंदे तक पहुंच रही थी, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग जनरली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। उसके अलावा इन्होंने फिर म्यूजिक सेगमेंट से रिलेटेड है, सारा काम ऑडियो से रिलेटेड है, तो इन्होंने नेहा कक्कड़ के साथ में कोलैबोरेट किया जब उनके बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग्स आ रहे थे, दिलजीत दोसांझ साथ में कोलैबोरेट किया। फिर धीरे धीरे ये अलग अलग जो बड़े बड़े स्टार्स थे हर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उनके साथ में कोलैबोरेट करके अपने टारगेट कस्टमर तक एक वैल्यू ऐड करने लगे कि हाँ बोट इज़ अ लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट और आप इसको एज अ फैशन एसेसरी यूज़ करो, और मतलब यूथ को फील होगा कि यार हाँ यार इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रीमियम चीज़ है। और एक्चुअल में प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है और जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक स्टाइल का लुक है, नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर उससे थोड़ा हटके है इसका प्रोडक्ट, और सबसे लास्ट में है अफोर्डेबल प्राइसिंग उसकी। अब सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करने से क्या होता है, ब्रांड एक तो अपने टारगेट ऑडियंस पर बहुत अच्छे से पहुंच पाता है, और दूसरा इसका रीजन क्या होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा है ना तो उस ब्रांड के अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी उस सेलिब्रिटी के कंपैरेटिवली। उसको अपन बोलते हैं एस्पिरेशनल वैल्यू, कि हाँ यार मतलब शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग है तो शाहरुख खान अगर बायजूस का ऐड कर रहा है तो शाहरुख खान का कोई लिंक नहीं एजुकेशनल बैकग्राउंड से, फिर भी बायजूस वाले उसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसका जो फैन बेस है बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर गाँव के अंदर भी उसका ऐड दिख रहा है बायजूस का यूट्यूब के ऊपर तो वहाँ पे बच्चे को पता है या फिर उसके पेरेंट्स को पता है कि हाँ शाहरुख खान है एक बहुत बड़ा स्टार है, तो इजीली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसको। तो एक एस्पिरेशनल वैल्यू ऐड होती है जब आप हार्दिक पांड्या जैसे, KL राहुल जैसे, जैकलिन फर्नांडीज जैसे और कार्तिक आर्यन जैसे लोगों को आप अपने ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हो, तो वहाँ पे यूथ के अंदर एक फील आती है कि हाँ यार एक प्रीमियम चीज़ है। एंड रियलिटी ये है कि अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, एक बहुत अच्छा ब्रांड है जिसकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया नहीं हो रखी, बोट जितनी मार्केटिंग नहीं, पर उसकी जो ऑडियो क्वालिटी बहुत ही शानदार है, नेक्स्ट लेवल की। बोट उसके आगे कुछ भी नहीं है, और आपके सामने मैंने एक बोट को रख दिया और आपने सुन किसको रखा, ज़्यादा बोट को रख रखा है। आपने देख रखा है कि यार बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने बोट को एंडोर्स कर रखा है, पर आप क्या हो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, एक एवरेज इंडियन हो या फिर एक नॉर्मल प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, आपको ऑडियो के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, आपका काम नहीं है ऑडियो टेक्निकल्स के साथ में डील करना या फिर एडिटिंग वगैरह के साथ में डील करना, तो आप ऑडियो क्वालिटी को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में, और आप एट द एंड बोट को खरीद लोगे। और मैक्सिमम लोग तो वही होंगे ना जिनको ऑडियो के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर उनको पता है हाँ ठीक ठाक है, ज़्यादा डिफरेंस तो फील नहीं हो रहा, हाँ समझ में आ रहा है मेरे को, इसमें फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है, पर हाँ बोट का नाम भी सुना है तो बोट खरीद लेते हैं, ठीक है। और दूसरे साइड में अगर कोई ऑडियो गीक होगा ना उसको पता चलेगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर, बोट की ऑडियो क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है पर इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। एंड एक और चीज़ आपको बताता हूँ, बोट एक्चुअल में इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके बाद में इसने अपने आप को रीब्रांड किया था, मतलब एक्चुअल में इट इज़ अ मार्केटिंग कंपनी। अब बात आती है जो हमारे थोड़ी ये जब बोट शार्क टैंक के थ्रू अमन गुप्ता फेमस हुए थे उसके बाद में बोट थोड़ा हाइप में आ गया, बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स ने बोट के ऊपर वीडियोज़ बनाने स्टार्ट कर दी, तो लोगों को
पता चला कि यार बोट एक्चुअल में तो चाइनीज कंपनी है, मतलब बोट तो केवल मार्केटिंग कर रही है, ब्रांडिंग कर रही है, और जो प्रोडक्ट्स है वो सारे तो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो हाँ, ये इसकी रियलिटी की है। जो बोट के जो भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो उसके अंदर जो मेजोरिटी ऑफ आइटम्स हैं वो सारे चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं, पर इसके अंदर बुरा कुछ नहीं है। बोट रजिस्टर्ड इंडिया के अंदर है, बोट इंडियन कंपनी है, पर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सारी चाइना से आउटसोर्स करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है बिजनेस के अंदर जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आपका बिजनेस है और आपने एक बिजनेस डाल तो लिया, और आपके पास में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के, उसके प्रोडक्शन कॉस्ट को झेलने के, कि आप सारी फैक्ट्री वगैरह लगाओगे, उस सब चीज़ों को करोगे। तो आप क्या करते हो यार, एक बार के लिए अपन उसको है ना कहीं से आउटसोर्स करवा लेते हैं, जिनके पास में सारी चीज़ें हैं, हम वहाँ से अपना प्रोडक्ट आउटसोर्स करवा लेंगे और हम केवल उसकी डिज़ाइन एंड पैकेजिंग अच्छे से करेंगे। तो बोट यही करता है। बोट क्या करता है, अपने जो प्रोडक्ट्स है उसकी स्टाइलिंग पे काम करता है, उसकी डिज़ाइन कैसे अच्छी करनी है उस पर काम करता है, उसके अंदर कलर्स कैसे डालना है उस पर काम करता है, उसकी पैकेजिंग कैसे अच्छी होगी उस पर काम करता है। और वो सारा डिज़ाइन का प्रोडक्ट वो चाइना में कंपनी जिससे भी वो आउटसोर्स करवा रहे हैं वहाँ पे बेचते हैं, वहाँ से उनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है एंड देन वो इंडिया में आता है। तो ये उनके थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसी रीज़न से बोट थोड़ा अफोर्डेबल भी है और वो मार्केटिंग ऊपर इतना अच्छा स्पेंड कर पा रहे हैं और सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट इतने कर पा रहे हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत कोई बेकार चीज़ नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस यूज़ करते हैं, इवन एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल भी यूज़ करते हैं। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी से सॉफ्टवेयर को आउटसोर्स करते हैं वहाँ पे वो। तो इसके अंदर कोई ये बात नहीं है कि इसकी नेगेटिव पॉइंट होगा कि इंडिया के अंदर नहीं बन रहा। तो मैन्युफैक्चर चाइना में हो रहा है, ये आउटसोर्स कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, वहाँ से ब्रांडिंग सारी यहाँ पे हो रही है। पर इसका वीक पॉइंट यही है कि बाद में अगर चाइना और इंडिया के अंदर जैसे कोविड के टाइम के आसपास कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी बढ़ गए थे, तो बोट को बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, उनका स्टॉक है वो चाइना में ही रह गया था। तो उसके बाद में इन्होंने अपने आउटसोर्सिंग यूनिट्स को वियतनाम वगैरह में भी शिफ्ट कर लिया, और अभी शायद 9% या फिर 10% ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो इनके दूसरी कंट्रीज में या फिर इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चर होने स्टार्ट हो रहे हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के अलावा बोट की कुछ वीकनेसेस है वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखो, बोट की सबसे बड़ी जो वीकनेस है कि ये एक केवल ब्रांड के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना जो इन्होंने ब्रांड बिल्ड किया मार्केटिंग के बेसिस के ऊपर, केवल उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इनके प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिकनेस एंड बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं है, तो ये एक इसके बारे में नेगेटिव चीज़ हो सकती है। एंड सेकंड नंबर पे जो बोट है वो थर्ड पार्टी सप्लायर्स के ऊपर, थर्ड पार्टी सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग अपनी दूसरी जगह से करवा रहे हैं, तो अगर इंटरनेशनल कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे अराइज हो सकते हैं क्योंकि इनका इन हाउस प्रोडक्शन नहीं है। उसके अलावा अपनी जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो भी आउटसोर्स करवाते हैं, मतलब जो इनका वारंटी वाला क्लेम्स वगैरह का ज़्यादा सिस्टम है वो भी एक कंपनी को उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है, तो वो भी एक कंपनी के बारे में नेगेटिव चीज़ होती है। एंड थर्ड नंबर पे कंपनी हैवीली डिपेंडेंट है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट इनके ऊपर, कि इनकी जो बहुत सारी सेल्स है, मेजोरिटी ऑफ सेल्स है ये इनकी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से आती है। अगर इनके साथ में इनके रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज आते हैं तो उनके ब्रांड के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी इसकी मार्केटिंग एंड बिजनेस के बारे में। तो प्लीज़ अगर आपको चीज़ें समझ में आई है, कुछ अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर देना, और ऐसे कौन से ब्रांड्स जिसके ऊपर मेरे को वीडियोस बनानी चाहिए उसके ऊपर भी आप कमेंट करना। आपका क्या फीडबैक इस कंटेंट के ऊपर, प्लीज़ लेट मी नो। तब तक के लिए से हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।